उधर न्यूज 18 की खबर के बाद सस्पेंड हो चुके पीजीआई के पूर्व डायरेक्टर नित्यानंद ने कई डॉक्टरों पर इस तरह से विदेश दौरे करने के आरोप लगाए हैं, जिनका खर्च फार्मा कंपनियों ने उठाया। डॉक्टर नित्यानंद के मुताबिक पीजीआई में एक नहीं कई डॉक्टर बिना इजाजत के फार्मा कंपनियों के खर्च पर अमेरिका गए हैं और उनके खिलाफ सारे सबूत होने के बावजूद सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए डॉक्टर नित्यानंद ने कहा कि जिनकी जांच उन्होंने की थी वो उन्हें फंसाने की साजिश रच रहे हैं। डॉक्टर नित्यानंद ने कहा कि कनाडा में उनका परिवार रहता है और वो अपने खर्चे पर कनाडा गए थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूँ जो बिना परमिशन के लिए अमेरिका गए, एक बार नहीं 10-10 बार, 10-10 बार। यस, और मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ 9 आदमियों के जो नाम मैंने बताया अखबार में लिखा था। क्या हुआ उनका, पूछिए आप। तो क्या गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही? नहीं, उसके पूछिए कि 9 आदमियों को जिनके नाम 2014 में आए थे, डॉक्टर सागमान ने क्या किया उनका। तो अब तो एक्शन हो सकता है, होगा ना एक्शन, क्या का एक्शन होगा। ये सारे एलिगेशन निराधार है, मैं इनका खंडन करता हूँ। ये मेरे विरोधियों की चाल है जो मुझे मेरे को डिफेम करना चाहते हैं, और वो इस चीज़ से खुश नहीं कि मैं यहाँ सीईओ या डायरेक्टर बना रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने खर्चे पर अपने परिवार को मिलने गया हूँ। दरअसल अस्पतालों में दवा कंपनियों के नुमाइंदे बेधड़क डॉक्टरों तक पहुंचते हैं और अपनी दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों से कहते हैं। मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में भले घंटों लग जाएं, पर दवा कंपनी के नुमाइंदों को डॉक्टरों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो बेधड़क अस्पतालों में पहुंचते हैं और फिर बेझिझक डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। हालांकि न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद सस्पेंड हुए पीजीआई के पूर्व डायरेक्टर नित्यानंद का दावा है कि पीजीआई रोहतक पूरे देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां कोई भी एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता। हालांकि जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पीजीआई रोहतक की ही हैं, और जो शख्स अस्पताल में आराम से टहलते नजर आ रहे हैं ये दवा कंपनियों के नुमाइंदे हैं जो न्यूज 18 का कैमरा देखकर चलते बने। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं, अस्पताल में इन्हें रोकने या इनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं। वो बेझिझक अस्पताल पहुंचते हैं और बेधड़क होकर डॉक्टरों से मिलते हैं। कोई एमआर आना ही अलाउड नहीं है। हमारे ओपीडी के अंदर आप एक भी दिखा दीजिए, किसी भी कंपनी का कोई लगा हो, पोस्टर लगा हो या लगा हो कि ये दवाई आप लिखो। हमारा ओपीडी सिर्फ एक ऐसा ओपीडी सारे हिंदुस्तान में जहां पे एक भी एमआर अंदर नहीं घुस सकता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल रोहतक पीजीआई अपनी खूबियों के लिए नहीं, लापरवाही के लिए ज्यादा सुर्खियों में रहता है। सूबे का ये सबसे बड़ा अस्पताल फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल पीजीआई फर्जी डॉक्टरों का पनाहगाह भी बन गया है। ये खुलासा पीजीआई के ही एक डॉक्टर ने किया। ट्रॉमा सेंटर के डीएमएस डॉक्टर संदीप के मुताबिक बीते दिनों एक फर्जी डॉक्टर की शिकायत प्रबंधन को दी गई। डॉक्टर संदीप के मुताबिक एक शख्स ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया था जिसने खुद को डॉक्टर बताकर स्टाफ पर रौब झाड़ा, जिसकी शिकायत प्रबंधन को दी गई। मामले की जांच हो रही है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। बात आई थी, सारे स्टाफ ने लिख के दिया था कि एक फर्जी डॉक्टर आता है यहाँ, उसका नाम कृष्ण कुमार है। जब हमने वीडियो चेक करे तो उसमें वो पाया गया वो अक्सर लोगों पे धोखा जमाता था। उसका मेन काम ब्लैकमेलिंग का ही है। वो काफी समय से 3 साल से लगभग हमें परेशान कर रहा था, कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता। उसकी सारी शिकायत हमने पुलिस स्टेशन में भी कर रखी है, हायर अथॉरिटी को भी कर रखी है और विद प्रूफ कर रखी है। मेडिकल प्रैक्टिस भी कर रहा था? हाँ, ओटी में यही करता था। वो कुछ डॉक्टरों से मिला हुआ था और ओटी में काम करा करता था जाके, लेकिन ओटी में जाया करता था। ओटी में जाना ही अपने आप ही गुनाह है। ओटी में कैसे चला गया? ओटी में तो हम नहीं जाते जब तक हम पूरी तैयार नहीं होते, और खासकर जाके वहां लड़कियों की फोटोग्राफी करना। तो कंप्लेंट दी किसी को आपने? हाँ, हमने कंप्लेंट दे दी है, हायर अथॉरिटी को हमने कंप्लेंट कर दी है। पुलिस में भी दिया? हाँ, पुलिस में भी दे रखा हमने। उसका 2 साल पहले ही पुलिस में दे रखा था। उसका एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुई थी। वो आरडी का प्रधान है डॉक्टर जंगवीर गिरवान, उनके साथ आता था। उनका एजेंट है वो, उसका काम ही लोगों को यहाँ ब्लैकमेल करने का है। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। रोहतक से ही बड़ी खबर। पीजीआई में डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल है। गंभीर मरीजों को भी रेफर किया जा रहा है। प्रबंधन और हड़ताली डॉक्टरों के बीच सुलह नहीं हो पाई है। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर है। बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक पीजीआई से ही, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल है। गंभीर मरीजों को भी रेफर किया जा रहा है। तरस कर रह गए हैं मरीज और तीमारदार भी परेशान। प्रबंधन और हड़ताली डॉक्टरों के बीच सुलह नहीं हो पा रही और इस सुलह न हो पाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर है।
और चलिए और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी लाइव जुड़ गए हैं रोहतक से। धीरेन्द्र, जिस तरीके से रोहतक पीजीआई लगातार अपनी खामियों की वजह से चर्चा में आ रहा है, चाहे वो घूसखोरी हो, मुनाफाखोरी हो या फिर लापरवाही हो, एक नया मामला सामने आया है और वो ये कि डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन प्रबंधन और डॉक्टर्स के बीच में सुलह नहीं हो पा रही है। वजह क्या है सुलह नहीं हो पा रही और इसके क्या कुछ खामियाजा वहां पर एडमिट मरीजों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए अंकिता, आज तीसरा दिन है और रोहतक पीजीआई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तकरीबन 10,000 पेशेंट यहां पर हर रोज आते हैं, कुछ जिनमें से कुछ ओपीडी के होते हैं और तकरीबन 2,000 के आसपास इमरजेंसी केस होते हैं जिनको तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही ये रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं उसके बाद यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रबंधन और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच में सुलह नहीं बन पाई, उसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से ये माहौल बना हुआ है। पिछले 3 दिन से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं यहाँ, तकरीबन इनकी संख्या 1,000 के आसपास है, मेडिकल से बाहर निकल चुके हैं। मेडिकल की बैकबोन इनको कहा जाता है। जब ये बाहर आ गए हैं तो इलाज के लिए दिक्कतें मरीजों को हो रही है, लेकिन सुलह क्यों नहीं बन पा रही, इनकी मांगे क्या हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि जिला मेडिकल प्रशासन से इनकी बात हुई है, यहाँ तक कि एसीएस के साथ भी आपकी मीटिंग हुई है, फिर समाधान क्यों नहीं हो पाया? हमारी बात एसीएस से हुई है, हमारे वाइस चांसलर सर से हुई है और डायरेक्टर सर से हुई है। हमारे डायरेक्टर सर ने और वाइस चांसलर सर ने ये कहा था कि आपकी डिमांडों को जो है एसीएस सर से और उससे हेल्थ मिनिस्टर सर से डिस्कस कर लिया गया है और हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर हमने कहा कि हमारे पास कोई लेटर दो जिन्होंने जिस करेक्टेड डिमांड है वो करेक्टेड फॉर्म में है, उसका कोई लेटर आया होगा। अगर उन्होंने इस पर कोई भी वर्क किया होगा तो कोई लेटर तो बनाया होगा, कोई मिनट्स तो बनाई होंगी, पर वो कोई लेटर या कोई मिनट्स उनके पास नहीं थी। उसके बाद हमने कहा कि सर आप आज यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर एसीएस आ रहे हैं तो आप हमारी एक मीटिंग करवा दीजिए। हमने वीसी सर से रिक्वेस्ट की कि हमारी एक मीटिंग करवा दीजिए, हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हमारी रिक्वेस्ट डायरेक्ट उनको रख देते हैं। तो हम उनके साथ मीटिंग करने के लिए दिल्ली बाईपास तक गए। हमारी कोर कमेटी गई अपनी गाड़ियाँ लेके, उन्होंने हमारे को 5 मिनट दिए। उसमें उन्होंने ये कहा कि आपकी मीटिंग आपकी डिमांड क्या है। बेसिकली एसीएस सर को पूरी तरह से डिमांड भी नहीं पता थी। जब हमने उनको कहा कि सर हमारी डिमांड वीसी सर ने तो आपके सामने रख दी है और आपके साथ मीटिंग कर चुके हैं, बोला नहीं मुझे तो इस पे टाइम चाहिए, मैं इसको जाके देखूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या होगा। मैंने कहा कि सर हमारे वीसी सर तो कह रहे हैं कि जो करेक्टेड पे है उस पर पूरा डिस्कशन हो चुका है और वो करेक्टेड पे आपको 7 दिन के अंदर मिलने वाली है और हम तो इस बात को लेकर तैयार हो रहे हैं कि अगर 7 दिन की अगर एश्योरेंस आप दे रहे हो तो हम दोबारा से काम पर लौट जाएंगे और 7 दिन में हमारा करेक्टेड 7 पे लग जाएगा, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। पर उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है आपका करेक्टेड 7 पे करेक्ट हो। फिर जो कल एक नई बात उठ के आई थी कि हमारे वीसी सर ने मीटिंग में कहा था कि हमने यहाँ के अकाउंट ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया चंडीगढ़ में, उसके नेग्लिजेंस की वजह से वीसी सर ने हमारे सामने माना कि उसके नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारी स्ट्राइक हुई है और उसके नेग्लिजेंस की वजह से ये मरीज मर रहे हैं। आपकी और प्रबंधन की लड़ाई है आपकी सैलरी बढ़ाने की या फिर करेक्ट करने की, आपकी जो डिमांड है, लेकिन मरीज मर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार तो आप भी हैं, कम नहीं जिम्मेदार आप लोग। मरीज मर रहे हैं, उसका दुख हमें भी हो रहा है, पर हम इस दुख को रोकने के लिए हमने 3 साल तक इंतजार किया कि हमारे जो काम है उसमें कोई बाधा नहीं। बार बार मीटिंगें करी, बार बार डिमांड रखी, पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रशासन और हमारे जो यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इतने गूंगे और बहरे हैं कि बिना किसी तेज आवाज़ के कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक 3 बार स्टाइपेंड आया, वो कट के आ चुका है, पर अभी तक इनको ये भी नहीं पता था कि कटने की वजह क्या थी। आप देख सकते हो कि किसी भी वर्कर का, किसी भी जो ऑफिसर। डॉक्टर साहब हमारे साथ और भी, मैडम ये बताइए, तनख्वाह से जान से बड़ी तो तनख्वाह नहीं होती ना? ऐसा है, ये जो वी आर द फेस ऑफ इट, ऐसा आपको लग रहा है कि हमारे स्ट्राइक पे जाने की वजह से जो है पेशेंट्स मर रहे हैं। कोई उस पे भी जो क्वेश्चन करे कि हम स्ट्राइक पे क्यों गए, जब इतने टाइम से सारे नोटिसेस दिए जा रहे थे तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज जब हम यहाँ बैठे तो सब यहाँ आके हमसे पूछ रहे हैं भाई क्यों हुआ। तो वो अकाउंट्स ऑफिसर की जो नेग्लिजेंस थी उसको कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब ऐसी हड़ताल कब खत्म करेंगे? जब हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट आ जाएगा। हम बस एक ही रिटर्न डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि बहुत हो गया आश्वासन, बस हमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दो कि जो हम जिसके हम लायक हैं, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए बस। देखिए अंकिता, स्थिति ये बन गई है, डॉक्टर्स भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है और यही कारण है कि रोहतक पीजीआई के अंदर मरीजों की लगातार मौत हो रही है और जो एडमिट मरीज है उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है और हालात काफी नाजुक है। अंकिता।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका धीरेन्द्र। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अनेक कारणों की वजह से रोहतक पीजीआई में मरीजों की दुर्गति हो रही है और तीमारदारों का हाल बेहाल। उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल आप अगर अपने मर्ज की दवा ढूंढने अस्पताल पहुंचते हैं तो हो सकता है कि आपका दर्द और बढ़ जाए। अगली खबर नूह से, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई धरती के भगवान की इंसानियत मर चुकी है, और अगर हां तो ऐसे डॉक्टरों और कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई कब होगी? जमीन पर पड़े खून के धब्बे और उसे कपड़े से ढकती ये महिलाएं दरअसल शासन और प्रशासन के उस दावे को ढकने की कोशिश है जिससे बेहतर होने का आए दिन दम भरा जाता रहा है। मामला नूह के जिला अस्पताल मांडीखेड़ा का है, जहां एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि डिलीवरी के लिए आई महिला को बिना चेक किए अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। एक लेडीज अपनी डिलीवरी कराने के लिए आई थी, उसके घर वाले लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही उसको अंदर हॉस्पिटल में भर्ती करा तो मैडम ने उसको भर्ती करने के लिए मना कर दिया कि यहाँ पे कोई वो नहीं है जगह। तो उसको जैसे वो घर वाले दूसरी जगह ले जाने लगे तो उस जैसे हॉस्पिटल से वो बाहर निकाली, उस पर गेट पे ही बच्चा हो गया था। बहुत ही उसको जान लेने की हो गई थी, लेडीज की बहुत गंभीर हालत हो गई थी। हम यहाँ हॉस्पिटल में जानने को लेकर आया जी, बच्चा होता और उसको यहाँ रेफर कर दिया जी, बच्चा नहीं होगा, और उसको लाया गेट पे ही बच्चा हो गया और कोई सुविधा नहीं थी जी। इसके लिए अभी बेड नहीं मिला इसमें। हाँ, मैडम लाया हाँ बच्चा होने के लिए और इनने मना कर दी और उसके दूसरी जगह रेफर कर दिया और वह लेयर चला, उसमें लड़का गेट पे होगा। सवाल उन डॉक्टर्स से है जिन पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है। क्या डॉक्टर्स का ज़मीर यही कहता है? सवाल ये भी कि हर बार मरीजों को इनकी बेरुखी का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है? आखिर क्यों किसी की जिंदगी इनके लिए मायने नहीं रखती? दरअसल साकरस गांव की एक गर्भवती महिला जिला अस्पताल के गायनी वार्ड में डिलीवरी कराने आई थी, लेकिन वार्ड में मौजूद नर्सों ने महिला को बिना जांच किए लौटा दिया। लेकिन तभी गेट से बाहर निकलते ही महिला बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों ने कपड़े डालकर महिला की डिलीवरी कराई। बावजूद इसके अस्पताल के किसी नर्स और डॉक्टरों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा मैं लेकर नहीं आया तो उन्होंने ले जा रेफर कर दिया लड़ दो और फिर हिंस भी करते हैं बाहर बच्चा लोग नहीं वो कोई सुनाई नहीं हुई ना, कोई सुनाई ना हुई। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के चाहे लाख दावे कर ले, जमीनी हकीकत किसी से छुपी नहीं है। आए दिन खुद को धरती का भगवान समझने वाले अपनी जमीर के साथ समझौता करते दिख जाते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को चुकाना पड़ता है। नूह से कासिम खान, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर पंचकुला का सिविल अस्पताल फिर से सवालों के घेरे में है। पहले इलाज के दौरान गर्भवती महिला और नवजात की मौत पर बवाल मचा, और अब अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अस्पतालों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पंचकुला के सिविल अस्पताल में एक गर्भवती आशा वर्कर की मौत का मामला सुलझ भी नहीं पाया था कि एक बार फिर ये अस्पताल विवादों में आ गया है। इस बार अस्पताल में इलाज के लिए आई गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे भगाने में मदद की। रात जी जैसे हम सोए गए थे 12:30 बजे में सोने के बाद में बंदे घुस गई बिस्तरा में, और बिस्तरा में घुस गई, उसने मेरा बिस्ती करने लगी, मतलब बिस्ती के चुपचाप से उसने नाला नोरा खोल दिया और मैं उठी मारना पड़ी। तब तक सिक्योरिटी आई तो सिक्योरिटी ने इधर को ले लिया, मेरे पेट में दर्द था, फिर मैं उस इंजेक्शन को लिए ऊपर आपने 100 नंबर कोठे में चल गया। उधर अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई में कहा है कि मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला है अभी कोई किसी पेशेंट के माध्यम से हमें कोई कंप्लेंट नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता चला है तो इमीडिएटली प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसकी इंक्वायरी और उस एरिया की लोकल सीसीटीवी फुटेज वगैरह है वो सारे प्रिपेयर कर रहे हैं। और हम ये कंफर्म पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि कोई भी इसमें किसी तरह की कोताही किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट होगी तो इमीडिएटली एक्शन लिया।
आरोप ये भी है कि पीड़ित महिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों से भर्ती है, लेकिन उसे कोई बेड नहीं दिया गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पीड़िता को कैंसर की शिकायत हो सकती है। अब सवाल ये है कि ऐसी बीमारी की शंका में भी मरीज को उचित इलाज न मिले तो फिर क्या समझा जाए। पंचकुला से तारा ठाकुर, न्यूज़ 18 हरियाणा। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा एक के बाद एक करके गलत कारणों से सुर्खियों में आ रहा है। ताजा मामला सोनीति के नागरिक अस्पताल का है, जहां के पीएमओ पर लाखों के घोटाले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने दवाओं और सामान की खरीद फरोख्त में लाखों का गबन किया है। हालांकि असल राशि कितनी है, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर सीएमओ ने 4 डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया है, जो कि 15 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट पेश करने की बात कह रही है। कहा यह भी जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कहने पर ही ये जांच कमेटी बिठाई गई थी। और ये खबर सोनीपत से। एक इंक्वायरी के लिए आदेश में पीएमओ के कुछ दवाइयों की खरीद के बारे में घपलेबाजी का आरोप लगे हैं, जिसके बारे में सीएमओ की तरफ से एक टीम बनाई है, जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ और हैं डॉक्टर सीताराम डिप्टी सीएमओ, अकाउंट अफसर, एक 2 और अफसर हैं। तो जल्दी हम उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आरोप गांव के ही नाबालिग पर लगा है। इसके अलावा 2 अन्य नाबालिग लड़कों पर दुष्कर्म में साथ देने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी नाबालिग हैं और तीनों आरोपियों पर वीडियो बनाने का भी आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पीड़िता की उम्र 11 साल है और पीड़िता के परिजन मजदूरी करते हैं। केस रजिस्टर कर दिया हमने और केस रजिस्टर बाल अपराधी थे वो भी, उनको भी हमने बाल अपराधी को रिक्शा में लेकर ना सुधार गृह भेज दिया है। जो भी लीगल पहलू हो सारी हमने कार्रवाई कर दी। इसमें बच्ची नाबालिग थी? हाँ, बच्चे भी नाबालिग थे और बच्चे भी नाबालिग थे। कितने युवक थे इसमें से? ये टोटल 3 बच्चे, तीनों ही नाबालिग थे। हाँ, तो उनको न्याय गृह में, सुधार गृह में। फरीदाबाद में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का मामा है, जिस पर पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पीड़िता का मामा खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। लगाया था, मेरी वो भांजी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी खुद वाइफ है। मैं कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कोई नहीं है। शादीशुदा हो? शादीशुदा है। लड़की का आरोप है कि आपने उसकी माँ की गैर मौजूदगी में उसके तुरंत रेप किया है। सर वो तो बात झूठा कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों फंसाना चाहती थी आप? उसका बता रहा हूँ, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, पहले कुछ हुआ था, तो उनको पहले से भड़ास कुछ निकालना चाहते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े चक्कर में रेप का केस लगा देगा? पता नहीं, वो समझे, पता नहीं क्यों लगाया ऐसा। वो भी एक बच्ची लगाएगी। मेरा तो यहाँ से जहाँ पे रह रहा हूँ, किसी से पता कर लो कैसा बंदा है वो। बच्ची नाबालिग, इतना बड़ा केस लगा दिया? पता नहीं क्यों ऐसा किया है उन्होंने मेरे साथ। एक बच्ची के साथ उसी के रिश्ते में मामा लगता है, जो उसने रेप किया है, जिस पर हमने FIR लॉन्च कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की उम्र 15 साल है और आरोपी है वो काफ़ी बड़ा है, 35-36 साल की एज है, जो दोनों ही परिवार किराए पे रहते थे। सोनीपत में एक तेज रफ्तार कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। चारों युवक दोस्त थे और गुरुग्राम के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए मूर्थल आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बहालगढ़ के पास पहुंचे, उनकी कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है जो बहालगढ़ फ्लाईओवर पार करके मुर्थल की तरफ जाते समय वरना कार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। उसके अंदर 4 बच्चे थे जो BTech पास थे और वो मुर्थल एक पुनीत साथी का बर्थडे मनाने आए थे। तो कोई तलाश उनके फ़ोन मिले हैं, फ़ोनों से उनके परिवार वाले बुलाए हैं। चारों की शनाख्त हो गई है, चारों गुड़गांव के रहने वाले हैं। 2 एक्सपायर हो गए मौके पे और 2 गंभीर रूप से घायल हैं।
पलवल में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के काफिले पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम बदलू उर्फ डालू है। दरअसल बीते बुधवार को सांसद राजकुमार सैनी फिरोजपुर झिरका से हथीन आ रहे थे और इसी दौरान उटावड़ रूपडाका गांव के बीच कुछ युवकों ने काफिले को रोका, जिसके बाद पुलिस ने कई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में 4 अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक आरोपी बबलू सनो बालू को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की शिनाख्त करके शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसने अपने 4 साथियों के नाम और बताए हैं जिन पर दबिश दी गई है, वो घर से भागे, वो शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात उन रेल यात्रियों की करतूतों की करेंगे जिसकी वजह से रेलवे को करोड़ों का चूना लगता रहा है, जिनकी वजह से चादर, कंबल और तकिए तक गुम हो जाते हैं। कहते हैं भारतीय रेल में सफर नहीं आसान, लेकिन आज हम आपके मुश्किल सफर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे जिसे देखने के बाद आप भी पूछ उठेंगे, हे भगवान, कौन है वो चोर यात्री? चोर यात्री यानी सफर के दौरान चोरी करने वाले, साथ ही यात्रियों का सामान नहीं बल्कि रेलवे का सामान चुराने वाले यात्री। पश्चिम रेलवे ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में ट्रेन से 1,95,000 तौलिए चुरा लिए गए, 81,736 चादरें यात्री अपने साथ ले गए। यात्रियों ने 5,038 तकिए भी चुराए हैं, 55,573 तकियों के कवर भी गायब हैं, 7,043 कंबल पर यात्रियों ने हाथ साफ किए। पूरे साल में 200 टॉयलेट मग चोरी हुए हैं, 1000 टैप और 300 फ्लश पाइप चुराए गए हैं। रेलवे आपकी संपत्ति है, शायद लोगों को ऐसा बताना ही रेलवे को भारी पड़ने लगा है। और इसी के साथ अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना हिमाचल।